ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कौन सा, माइटोसिस। तो माइटोसिस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, फेलियर्स के बारे में। तो फेलियर्स क्या था, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो, पहले क्या होता है, G1 फेज, देन S फेज, देन G2, फिर उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इन केस मान लीजिए कि G1 फेज कंप्लीट हो गया, बट सेल जो है आगे फर्दर S फेज के अंदर एंटर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विसेंट फेज, G0 फेज। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़े ध्यान से। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि G1 फेज भी कंप्लीट, S फेज भी कंप्लीट, बट इसके बाद फर्दर सेल न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेल की जो प्लॉटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे, और इस तरह से जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम। क्या बोलेंगे उनको, सिंसाइटियम सेल या सिंसीटियल सेल आप बोल सकते हो। क्लियर। तो ये हमने डिस्कस किया था क्या, फेलियर के बारे में। अब ना आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि माइटोसिस जो नहीं पढ़ के आएगा तो आज का टॉपिक बेटा उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। तो अगेन नहीं, कोरोना नहीं हुआ है, तो अगेन मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आप पहले माइटोसिस अच्छे से रिवाइज कर ले, फिर आप टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है। तो आपने शायद देखो एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जहां पे ये चैप्टर शुरू हुआ था उसके सेकंड पेज के ऊपर जहां पे हम लोगों ने एस फेज के बारे में डिस्कस किया होगा, तो वहां पे कभी लिखा आता है कैपिटल सी और कभी वहां पे लिखा आता है स्मॉल एन। तो अब मैम हमें समझ नहीं आता है कि यहाँ पे ये सी क्या है और एन क्या है, तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो एन है वो एक्चुअली बता रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। तो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। बट जब हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में, किसके बारे में, अमाउंट ऑफ। अब अमाउंट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है ग्राम। बट अब डीएनए क्या किलोग्राम में होगा, नहीं। क्या मिलीग्राम होगा, नहीं। क्या माइक्रोग्राम होगा, नहीं। डीएनए कितना होता है, डीएनए होता है नैनोग्राम्स के अंदर। तो मतलब बहुत कम होता है ये। नैनोग्राम समझते हो, 10 टू द पावर मैं 9 की बात कर रही हूँ, नैनोग्राम। तो इस अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल सी से। तो आप या तो कैपिटल सी बोल दीजिए या फिर इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कहां पे, फेजेस के बारे में। तो एक्चुअली सेल डिवीजन के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ इसके बेसिस पे आपको खूब सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो आ जाओ। अब यहाँ पे सेल डिवीजन के मैं फेजेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले कौन सा फेज होता है, G1 फेज। फिर कौन सा फेज होगा, S फेज। फिर G2 फेज। और इस तरीके से ये जो इंटरकाइनेसिस होगा, इंटरकाइनेसिस या फिर ग्रोथ फेज, वो कंप्लीट हो गया। फिर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये वाला फेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो G1 फेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग डिप्लॉयड होते हैं। आप ध्यान से सुनना, हम लोग कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो हमारे पास
तो हमारे पास ईच एंड एवरी क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओनली फर्स्ट क्रोमोसोम के बारे में बात कर रही हूँ। तो हम लोग कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। तो मैंने इसको कैसे लिखा है? 2n से। क्या यहाँ पे 2n इज इक्वल टू मैं 46 लिख सकती हूँ, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 23 पेयर्स। तो ये कितना हो गया? 23 पेयर्स हो गया। अब बताओ नेक्स्ट एस फेज में क्या होने वाला है? तो हम लोग बोलते हैं कि एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेट हो गया, बट क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? सुनो, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? तो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, बट क्रोमोसोम्स का नंबर तो अभी भी सेम है। सब समझ आ जाएगा। तो यहां पे भी ये क्या हुआ? 2n इज इक्वल टू 23 पेयर्स हो गए। G2 फेज के अंदर भी कितना होगा? 2n इज इक्वल टू 23 पेयर्स होगा। तो ये सेम डायग्राम हम वापस बना देंगे। ठीक है मैम। अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है? प्रोफेज के अंदर डीएनए का कंडेंसेशन होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो क्रोमेटिन नेट होता है वो क्रोमेटिन नेट क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो आपको प्रॉपर क्रोमोसोम जो है बनते हुए प्रोफेज के अंदर दिखाई देंगे। और मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज के अंदर भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर कितना रहेगा? 23 पेयर्स ही रहेगा। बट जब हम बात करते हैं एनाफेज के बारे में, तो ए से एनाफेज, और एनाफेज के अंदर यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे ये सेपरेट हो जाएंगे। और सिस्टर क्रोमेटिड जब सेपरेट होंगे तो अब कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी। कैसे? ये जो 2 ब्लैक सिस्टर क्रोमेटिड है ना, तो एक ब्लैक सिस्टर क्रोमेटिड यहां आ जाएगा और एक सिस्टर क्रोमेटिड यहां आ जाएगा। जो रेड वाला होगा उसमें से एक सिस्टर क्रोमेटिड यहां पे आ गया और यहां पे आ गया। तो ये क्या हो गया? एनाफेज। तो मुझे बताओ यहां पे पहले नंबर कितना था? 2, और अभी भी नंबर कितना है? 2। यहां पे भी नंबर कितना है? 2। तो यानी यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। सुनते रहो, अभी समझ आ जाएगी सारी चीजें। और टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में इनके ऊपर डेवलप हो जाएगी क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर मैं बना देती हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कहानी किसकी हो गई? टेलोफेज की। और उसके बाद यहाँ पे ये एक सेल हो गया और यहाँ पे ये एक डिफरेंट सेल्स हो गया। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? 2n इज इक्वल टू 23 पेयर्स। सुनते जाओ, सब समझ आ जाएगा। 23 पेयर्स। तो मुझे बताओ इस कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन के अंदर, कंप्लीट प्रोसेस के अंदर तुम्हें क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होते हुए मिला क्या? देखो हमने शुरू कहां से किया था? हमने शुरू इस सेल से किया था, और अभी भी सेल कैसी है? ऐसी की ऐसी। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे इसको माइटोसिस, इक्वेटोरियल डिवीजन। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। देखो 2n इज इक्वल टू 23 पेयर, 2n इज इक्वल टू 23 पेयर, और ये वाली जो डॉटर सेल्स होगी इसके अंदर भी 2n इज इक्वल टू 23 पेयर। एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक रेड है। आई नो अभी आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। तो हमने बोला था कि यहाँ पे जो C है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए को। तो अब मुझे बताओ एक डीएनए कहां पे? यहां। एक डीएनए कहां पे? यहां पे। तो इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं लिख दूंगी यहां पे क्या? 2C।
सोचो मैंने क्या बोला है। तो ये मैंने क्या लिख दिया 2C, क्योंकि हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है 2 कॉपी। तो डीएनए का कॉपी भी कितना है 2 कॉपी है। फर्स्ट क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसका कितना कॉपी है 2 कॉपी, मतलब उसका कितना अमाउंट है 2 अमाउंट है ना। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे 2C। बट एस फेज के अंदर डीएनए क्या होता है रेप्लिकेट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्रोमोसोम की जो डीएनए होगा उसकी कितनी कॉपी होगी 4। कौन कौन सी 1 2 3 एंड 4। तो अब ये हो जाएगा क्या 4C। ये क्या हो गया 4C। अब यहां पे भी सेल क्या रहेगा, यहां पे सेल अगेन क्या रहेगा 4C। यहां पे सेल क्या रहेगा, यहां पे सेल 4C। यहां पे मेटाफेज के अंदर क्या रहेगा सेल 4C। बट एनाफेज के अंदर ये क्या होगा, एनाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। तो ये क्या होने लगेगा यहाँ पे 2C 2C। फिर टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज के अंदर हो जाएगा 2C और ये भी कितना हो जाएगा 2C और यहां से ये हो जाएगा 2C। तो अगर मैं इसका फाइनल कंक्लूजन लिखूं, क्या बोला मैंने, माइटोसिस का अगर मैं फाइनल कंक्लूजन लिखूं तो ये मान लो हमारे पास है मदर सेल और ये मदर सेल क्या है 2n = 23 पेयर्स। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं कि ये सेल 2C 2n है। क्या बोला मैंने 2C 2n है। अब जब इससे क्या होगा 2 डॉटर सेल्स बनेगी, इससे फाइनली जो 2 डॉटर सेल बन रही है वो अभी भी कैसी है, वो अभी भी 2n दिखाई दे रही है और इसके अंदर डीएनए का अमाउंट कितना है 2C आपको दिखाई दे रहा है। समझ आया। तो ये था कंप्लीट कहानी। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो एक्चुअली माइटोसिस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो नंबर आप चाहे कोई भी फेज की बात करो, नंबर सारे फेजेस में क्या होगा इक्वल ही रहेगा। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। तो देखो एन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करेगा क्रोमोसोम्स के नंबर को, और कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग कैसे होते हैं डिप्लॉयड। तो हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं 23 पेयर्स। हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होती है 2 कॉपी। जो एस फेज में क्या होता है रेप्लिकेट होता है। फिर प्रोफेज के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। बट अभी भी देखो क्रोमोसोम्स का नंबर तो 2 ही है, बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है, 2C से वो 4C हो चुका है। फिर अगेन ये मेटाफेज, फिर ये क्या हो गया टीलोफेज। तो आप लोग क्या देख रहे हो, इस एंटायर पूरे फेजेस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा क्या रहा सेम, कोई भी फेज उठा लो। बट एक्चुअली यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए। समझ आ गया, पक्का नहीं आया वीडियो वापस बैक करो और पूरा अच्छे से समझ लो इसको, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो मैंने बोला था आपको कि वो चीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि वो 2C और 4C होता क्या है। तो वो तो हम तभी पढ़ पाएंगे ना जब मैं आपको ये सारे फेजेस कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो ये 2C और 4C को समझने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बेटा, ठीक है। तो आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फटाफट इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। नहीं, पहले रफ में प्रैक्टिस करो, यहीं पे वीडियो पोस्ट करो और इसको पहले रफ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो,
फिर उसके बाद में वीडियो आगे देखो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ेंगे। तो बेटा बाद में कभी नहीं आता है। वीडियो देखते देखते साथ का साथ प्रैक्टिस करते जाओ। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो रफ के अंदर कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा इसको फिर वापस समझ लेना अच्छे से। ये कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, ऐसा आपको देखने में सुनने में बहुत लग रहा होगा पता नहीं क्या है ना, बट इसको समझाने का सबसे सिंपल तरीका मैंने ये यूज किया है। ठीक है, तो माइटोसिस के अंदर कोई भी फेजेस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज होता है वहां पे? अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, बट फाइनली जो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होती है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर और अमाउंट सेम होता है एज मदर सेल। तभी तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? माइटोटिक डिवीजन, मतलब इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। मैंने अभी आपको मियोसिस नहीं पढ़ाऊंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो मतलब सेल साइकिल को हम लोग रेगुलेट कैसे करेंगे। तो मैं पहले आपको रफ बता देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, सेल साइकिल का रेगुलेशन करना है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन सा फेज? पहला होता है G1 फेज, फिर होता है यहाँ पे S फेज, सॉरी दिस इज G1 फेज। यहां पे कौन सा होगा? ये है यहाँ पे S फेज। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? दिस इज G2 फेज। मैंने फिर गड़बड़ कर दिया। हाँ जी, मैंने फिर गड़बड़ कर दिया। तो ये वाला है G1 फेज, फिर ये वाला फेज होगा G1 S फेज एंड देन आ जाएगा G2 फेज। और इसके अंदर ये वाला जो फेज है ना, इसको बोलते हैं हम M फेज। और M फेज का मतलब यहाँ पे मैं न्यूक्लियर डिवीजन की भी बात कर रही हूँ और साइटोकाइनेसिस की भी बात कर रही हूँ। तो इस एंटायर प्रोसेस के अंदर आपने नोटिस किया है कि G1 फेज सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। और G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों को हम बोलते हैं इंटरफेज। अब इंटरफेज क्यों? क्योंकि एक्चुअली सेल आपको डिवाइड होते हुए कहां पे मिलेगी? सेल डिवाइड होते हुए तो आपको एम फेज के अंदर मिलेगी। तो ये डिवीजन, फिर नेक्स्ट डिवीजन, तो उसके बीच का जो गैप फेज होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरफेज। नहीं तो आप सिंपल सा याद कर लो कि हम लोग इसको और क्या बोलते हैं? इंटरफेज। क्लियर हो गया? तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि पूरे एंटायर साइकिल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? इंटरफेज। और इंटरफेज का भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? G1 फेज। याद हो गया? पक्का? चलो अब हमें क्या करना है? सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है। मैडम क्यों जरूरी है कंट्रोल करना? अगर बेटा सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया तो क्या हो सकता है? ये सेल है, डिवाइड हो गई, फिर दोनों ने और डिवीजन किया, फिर सभी बस एक ही चीज याद है इनको, डिवीजन 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 और डिवीजन 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 से बन जाएगा ट्यूमर। और ये ट्यूमर जो है वो कैंसरस भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उस केस में हो जाता है कैंसर। ठीक है, इस
अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसरस ट्यूमर के अंदर, ठीक है। बट यूजुअली हमें क्या होता है, कैंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये जो सेल डिवीजन होता है ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है। अब यहाँ पे सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं चेक पॉइंट। क्या बनाएंगे? चेक पॉइंट। तो पहले चेकिंग करेंगे और उसके बाद हम सेल को ग्रीन सिग्नल देंगे। अगर चेक करेंगे, कोई गड़बड़ अगर नहीं मिली तो हम सेल को ग्रीन सिग्नल देंगे। तो सबसे पहला चेक पॉइंट होता है कहां पे? G1 फेज के अंदर। और G1 फेज में अगर सब कुछ हमने चेक कर लिया और अगर हमें कोई गड़बड़ नहीं मिली तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेल को फिर रवाना कर देंगे S फेज के अंदर। तो ये सबसे पहला जो सबसे मेजर चेक पॉइंट होता है, सबसे मेन चेक पॉइंट, वो कौन सा होता है? एंट्री ऑफ G1 फेज टू S फेज। अब इसमें चेकिंग क्या करनी होती है? क्या चेकिंग करनी है? तो सुनो, एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एक्चुअली G1 फेज के अंदर ये चेक किया जाता है कि हमारा जो डीएनए है वो कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि जो रेडिएशन होता है, स्पेशली जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, कौन कौन सा? जो अल्फा, बीटा, गामा जो रेज होती है एंड जो एक्सरे होता है, ये रेडिएशन का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे डीएनए को बीच में से क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो डीएनए बीच में से क्या हो गया? टूट गया। अब क्या मुझे बताओ, ऐसा टूटा हुआ डीएनए आगे एस फेज में जाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये डीएनए कैसा हो गया? एब्नॉर्मल हो गया। तो हो सकता है कि इस सेल से जो नेक्स्ट डॉटर सेल बनेगी उसके पास एक हेल्दी डीएनए तो जाएगा ही नहीं। तो उस केस में पहले डीएनए को पूरा चेक किया जाता है कि डीएनए के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर गड़बड़ कुछ हुई तो उस सेल को फिर G1 फेज से S फेज में नहीं जाने दिया जाएगा। समझ आया? तो वहीं पे उस सेल को G1 फेज में रोक दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चेक पॉइंट होता है कि सेल डीएनए क्या हो गया? रेप्लिकेट हो गया। डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद वो G2 फेज में चला गया। अब G2 फेज के बाद यहां पे सेल के अंदर शुरू होने जा रहा है न्यूक्लियर डिवीजन। और एक बार सेल अगर न्यूक्लियर डिवीजन में एंटर हो गई तो उसके बाद हम उसको रोक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा ही होगा, सेल डिवाइड होगी ही होगी। तो इसलिए हम लोग डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं G1 फेज में कोई गलती तो नहीं रह गई, और उस गलती के बाद भी अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो उसको हम क्या करेंगे? G2 फेज के अंदर पूरा वापस प्रूफ रीड करेंगे, और उस प्रूफ रीडिंग के अंदर अगर कोई गड़बड़ मिल गई तो सेल को G2 फेज में ही रोक दिया जाएगा, फिर आगे वो डिवाइड न्यूक्लियर डिवीजन में नहीं होगा एंटर। तो इस तरीके से सेल डिवीजन के अंदर दो फेज सबसे मेजर होते हैं। जो पहला वाला होता है वो सबसे मेजर चेक पॉइंट होता है। एक तीसरा और होता है मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो तीसरा चेक पॉइंट जो सबसे छोटा चेक पॉइंट होता है वो होता है कौन सा? जब सेल मेटाफेज से एनाफेज के अंदर एंटर होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल एक बार अगर एनाफेज में एंटर हो गई तो नाउ सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे ही होंगे, उनको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और उसके बाद टेलोफेज भी होगा और बन जाएगी दो खराब डॉटर सेल। तो इसलिए हम लोग इस थर्ड
सेल मेटाफेज से एनाफेज के अंदर एंटर होती है, तब भी हमारे पास अगेन एक मौका होता है कि अगर डीएनए के अंदर कोई गड़बड़ है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। तो इस तरीके से हमारे 3 चेक पॉइंट होते हैं, G1 to S, G2 to nuclear division and the third one is metaphase to anaphase। सबसे मेन ये वाला होता है, सेकंड ये होता है एंड सबसे कम इंपॉर्टेंस होता है थर्ड वाले का। समझ आ गया? अब मैडम ये इतना इंपॉर्टेंट काम कौन करता होगा? तो ये इंपॉर्टेंट काम करता है यहाँ पे, ओहो हो, एक प्रोटीन है जिसका नाम है सीडीके। क्या नाम है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। मैं फुल फॉर्म लिख देती हूं यहां पे। तो यहां पे सेल साइकिल के रेगुलेशन के लिए, सेल साइकिल के रेगुलेशन के लिए 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एक होता है सीडीके, सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ठीक है? और कॉमन सेंस की बात है कि ये काइनेज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? साइक्लिन के ऊपर। तो जब साइक्लिन होगा तब सीडीके एक्टिवेट होगा। तो दूसरा कौन हो गया? दूसरा इसमें हो जाएगा साइक्लिन प्रोटीन। चुपचाप से सुनते जाओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सीडीके हमेशा प्रेजेंट होता है, बट जब तक इसको साइक्लिन नहीं मिलेगा तो ये एक्टिवेट नहीं होने वाला है। ठीक है? तो अब होता क्या है? तो अब ये होता है कि G1 फेज के अंदर हमारे डीएनए को पूरा पहले रीड किया जाता है, पूरी प्रूफ रीडिंग होती है, और अगर गड़बड़ मिलती है तो सेल को G1 फेज में ही रोक दिया जाता है। और अगर इसको यहां से मिल जाता है ग्रीन सिग्नल, क्या मिल गया? ग्रीन सिग्नल। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इस केस में यहाँ पे बनना शुरू होता है G1 साइक्लिन, और ये G1 साइक्लिन जो है वो बाइंड होगा सीडीके के साथ में। और जब सीडीके जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है, और जब उसको एक बार साइक्लिन मिल जाता है तो वो हो जाएगा एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होने के बाद जो सेल है वो सेल G1 से एस फेज के अंदर एंटर हो जाती है। और एक बार सेल जब एस फेज में एंटर हो गई तो नाउ अब यहाँ पे G1 साइक्लिन का कोई काम नहीं रहा, तुम बेटा अब मर जाओ। तो यहाँ पे G1 साइक्लिन को क्या कर दिया जाएगा? डिग्रेड कर दिया जाएगा। सब समझ आ जाएगा, टेंशन नॉट। ठीक है? मैं हूं ना। ठीक है? तो यहाँ पे G1 साइक्लिन को क्या कर दिया जाएगा? डिग्रेड कर दिया जाएगा। फिर बेचारा सीडीके अकेला हो जाएगा, और अकेला सीडीके कुछ नहीं कर पाता है, तो वो अगेन क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पे एस फेज, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा G2 फेज, और G2 फेज के अंदर भी हम पूरे सेल की चेकिंग करेंगे, और चेकिंग करने के बाद अगेन मिल जाता है ग्रीन सिग्नल। तो सीडीके तो पहले से ही प्रेजेंट था, बट G2 फेज के अंदर बनाया जाता है एम साइक्लिन। एम साइक्लिन जो इसको लेके जाएगा कहां पे? एम फेज के अंदर। जब सीडीके को एम साइक्लिन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा एक्टिवेट, और एक्टिवेट होने के बाद ये एंटर हो जाएगा कहां पे? एम फेज के अंदर। ठीक है? पक्का? तो G1 साइक्लिन कब बनता है? G1 फेज में। डिस्ट्रॉय कब होता है? एस फेज के अंदर। G2 के अंदर क्या बनता है? G2 साइक्लिन नहीं बनता है, एम साइक्लिन बनता है, जो उसको एम फेज में लेके जाएगा। तो एम साइक्लिन बनता कब है? G2 फेज में, बट डिस्ट्रॉय कब होता है?
जब वो प्रोफेज के अंदर एंटर हो जाता है, या फिर जब वो न्यूक्लियर डिवीजन में एंटर हो जाता है। ठीक है, लास्ट, यहां पे सीडीके नहीं होता है, यहां पे होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? एपीसी, जो एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगेन एम फेज के अंदर पूरी सेल की चेकिंग कर ली जाती है, और जब मिल जाता है ग्रीन सिग्नल, तो ग्रीन सिग्नल मिलते ही यहाँ पे बन जाता है एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो इसको लेके चला जाता है मेटाफेज से एनाफेज के अंदर। तो इस पूरी कहानी के अंदर सीडीके तो हमेशा रहता है, क्योंकि ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सीडीके जो होता है वो सेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, बट कौन सी फॉर्म में? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। हाय हाय, ये मैंने ग्रीन मार्कर क्यों यूज किया? बनना है किसी को टीचर? शांति से नीट एग्जाम क्लियर कर लो, बढ़िया डॉक्टर की तरफ बैठ के पेन घसते रहेगा ना। टीचर बन गए, बहुत चिल्लाना पड़ता है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। तो अगर मैं तुमसे ये चीज पूछूं, ये कौन है? सीडीके। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इन साइटोप्लाज्म, वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा रहता है सेम। बट जो साइक्लिन प्रोटीन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म वो क्या करता है? वेरी करता है। ठीक है, कैसे मैडम? एक हमने पढ़ा था G1 साइक्लिन, और एक हमने पढ़ा था M साइक्लिन। तो बताओ इसका सिंथेसिस कब होता है और ये डिग्रेड कब होगा? तो G1 साइक्लिन सिंथेसाइज होता है G1 फेज में और डिग्रेड हो जाता है S फेज में। M साइक्लिन बनता है G2 फेज में और ये डिग्रेड हो जाएगा प्रोफेज में, या फिर आप बोल सकती हो एम फेज। एम फेज मतलब न्यूक्लियर डिवीजन प्लस साइटोकाइनेसिस, दोनों को मिला के हम बोलते हैं एम फेज। ठीक है, मैं एक बार फिर अगेन एक्सप्लेन करती हूं। चलो, तो ये पूरा फेज क्या था? ये पूरा फेज था कौन सा? G1 फेज, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ये फेज कौन सा है? S फेज। और ये कौन सा है? G2 फेज। और यहां पे ये सबसे छोटा फेज होता है M फेज। तो सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? M फेज हो गया। ठीक है, और इस फेज को मैं यहां से लेकर ये लो, यहां तक क्या बोल दो? ये हो जाएगा यहां पे इंटरफेज। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग यहां पे लिख देते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? तो आप बोलोगे इंटरफेज। बट इंटरफेज का भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? इसका भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है G1 फेज। उससे छोटा कौन? S फेज। उससे छोटा कौन? G2 फेज। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे सेल साइकिल का सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है,
लोग बोलोगे एम फेज। अब एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आता है। तो इसमें सबसे छोटा होता है एनाफेज, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड को ऑपोजिट पोल्स पे जाने में सबसे कम टाइम लगता है। ठीक है, चलो ये हो गया। और यहां पे हम पढ़ रहे थे चेक पॉइंट के बारे में। तो सबसे मेन चेक पॉइंट कौन सा होता है? सबसे मेजर चेक पॉइंट होता है यहाँ पे G1 फेज। मतलब ये वाला सबसे मेन फर्स्ट चेक पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला चेक पॉइंट सबसे मेजर चेक पॉइंट होता है। फिर दूसरा चेक पॉइंट कौन सा होता है? जब सेल G2 से एंटर होती है एम फेज में, तो ये वाला होगा यहाँ पे सेकंड चेक पॉइंट। और एक थर्ड पॉइंट होता है कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट रखने वाला चेक पॉइंट होता है थर्ड चेक पॉइंट। और इन चेक पॉइंट के ऊपर सेल को एक फेज से नेक्स्ट फेज में कौन लेके जाता है? तो ये लेके जाएगा सीडीके। कौन? सीडीके। और इस सीडीके का मैं एक टाइप लिख रही हूं जिसका नाम है CDC2। CDC2 ये एक्चुअली है कौन? CDK है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का एक टाइप होता है, याद कर लो। इसका एक एग्जांपल है CDC2। और CDC जो होता है CDK, वो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, बट अभी बेचारा कैसा है? ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर है। तो इसको मैं कुछ ऐसा बना देती हूं। कैसा? मैं इसको यहां से हटा देती हूं। हाय मैं ग्रीन मार्कर क्यों यूज कर रही हूं? ठीक है, इसको हम लोग यहां ले देते हैं। दिस इज फर्स्ट चेक पॉइंट, ये अच्छी जगह मिल गई। और ये होता है सबसे मेजर चेक पॉइंट। चलो, तो अब हम क्या बोलेंगे? ये मान लो कौन है यहाँ पे? ये मान लो प्रेजेंट है यहाँ पे CDK। और ये CDK अभी कैसा है? ये CDK अभी इनएक्टिवेट है। तो इस बेचारे को काम करने के लिए क्या चाहिए? तो इसको काम करने के लिए चाहिए कौन सा? साइक्लिन। और ये CDK का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये है CDC2, मॉड्यूल के अंदर लेवल 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको काम करने के लिए चाहिए होता है साइक्लिन। ये हमने क्या बना दिया? ये हमने यहाँ पे सिंथेसाइज कर दिया साइक्लिन, जो कौन से फेज में बन रहा है? G1 फेज में बन रहा है। सो दैट्स व्हाई क्या बोलेंगे इसको? G1 साइक्लिन। अब ये CDK और G1 साइक्लिन दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसके ऐड होने से क्या होगा? ये कौन है? CDC2। और इसके साथ में ये कौन बाइंड हो गया? इसके साथ ही बाइंड हो गया कौन? साइक्लिन। और जैसे ही इसको मिल जाएगा साइक्लिन, तो ये कौन हो गया? ये हो जाएगा यहां से एक्टिवेट। चलो जी, तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया एक्टिवेट। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक्टिवेट होने के बाद ये सेल को G1 फेज से लेके जाएगा कहां पे? G2 फेज में। अब यहां जाने के बाद अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत
नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइक्लिन का काम ओवर हो चुका है, तो यहां से साइक्लिन जो होता है जीवन साइक्लिन वो टूट जाएगा और यहाँ पे बेचारा CDK जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये कौन हो गया, CDC2 रिलीज हो गया, जो अगेन क्या हो जाएगा, अगेन बेचारा यहाँ पे या अकेला हो जाएगा। तो अकेला क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। और जब जीवन साइक्लिन का काम खत्म हो जाएगा तो इस बेचारे जीवन साइक्लिन के यहाँ पे टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिग्रेड हो गया। समझ आया, यहाँ पे CDK ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट जीवन साइक्लिन बनाया जाता है कब, जब ग्रीन सिग्नल मिलता है। तो ये दोनों बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद CDK एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद सेल जीवन से S फेज में जाएगा और S फेज में जाने के बाद ये वापस यहाँ से डिसोशिएट हो जाएंगे, जीवन साइक्लिन को डिग्रेड कर दिया जाएगा और पीछे बचेगा यहाँ पे CDC2 जो बेचारा अगेन अकेला हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब आराम से DNA रेप्लिकेट कर लेगा, सेल G2 फेज कंप्लीट कर लेगा और G2 फेज कंप्लीट करने के बाद अब हमें सेल को लेके जाना है न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड चेक पॉइंट। तो अगेन इसको कौन लेके जाएगा, ऑब्वियसली इसको लेके कौन जाता है, CDC2, पर बेचारा CDC2 तो अकेला है। तो अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए एम साइक्लिन। तो एम साइक्लिन कहां से लाएंगे, G2 फेज के अंदर यहां पे सिंथेसाइज होता है कौन, एम साइक्लिन। मैं इस पॉइंट को यहां लिख रही हूं, तो दिस इज एम साइक्लिन। तो ये रहा एम साइक्लिन जो कब सिंथेसाइज होता है, G2 फेज के अंदर सिंथेसाइज होता है। अब ये CDC2 और ये एम साइक्लिन दोनों बाइंड हो जाएंगे, हो गए बाइंड। तो बाइंड होने के बाद अब ये CDC जो है CDC2 ये अब अगेन क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एक्टिवेट, क्योंकि इसको मिल चुका है साइक्लिन। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद जो सेल है वो वापस G2 फेज से एंटर हो जाएगी प्रोफेज के अंदर। ठीक है, तो प्रोफेज एंटर होने के बाद वहां पे एम साइक्लिन को भी डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि CDK का एग्जाम्पल होता है CDC2, तो वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमेशा रहता है। तो कॉन्सेंट्रेशन वैरी किसका करता है, साइक्लिन को बनाया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, बनाया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। तो एक्चुअली ये सेल चेक पॉइंट कब क्रॉस करेगा, जैसा इसको साइक्लिन मिलेगा। और जब इसको जीवन साइक्लिन मिलेगा या फिर एम साइक्लिन मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग CDK जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा। समझ आ गया। एंड द लास्ट वन इज थर्ड चेक पॉइंट, और यहां पे बनता है APC। ये आपके 12th क्लास में सेकंड चैप्टर में फिर वापस आएगा। APC का नाम होता है एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स। यहां पे CDK नहीं होता है, यहां पे होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पे सेल को एम फेज से लेके जाएगा एनाफेज के अंदर, मेटाफेज से वो लेके जाएगा कहाँ पे, एनाफेज के अंदर। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। तो मैंने आपको सिर्फ आज 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं। एक मैंने आपको अमाउंट ऑफ DNA पढ़ाया है ना, कि जो C होता है, N होता है, ये क्या होता है ना। तो आप प्लीज मॉड्यूल से भी आप ध्यान से पढ़ लेना और NCERT तो पढ़ना ही है। और मैंने आपको यहाँ पे ये रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल भी पढ़ा दिया है।
पक्का? तो अब इस चैप्टर के अंदर हमारे एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज द मियोसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मियोसिस खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मियोसिस तो बहुत बड़ा है। नहीं बेटा, वो बहुत छोटा है, ठीक है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो एक लेक्चर में हमारा और लगेगा और मियोसिस के साथ में फिर ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। तुम्हारा तो अभी 2 साल बाद खत्म होगा, ठीक है। चलो फिर टाटा, बाय बाय, जय हिंद।